हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्लास 10th का पहला टॉपिक, चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो बिना कुछ डिले किए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन बाद अपना वीडियो आया है। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्शन इज़ नथिंग बट बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक कहाँ से? जब कोई चीज़ कोई सरफेस को हिट करता है और हिट करने के वजह से वो बाउंस बैक होकर आता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछला वीडियो में हमने देखा था लाइट जब कोई सरफेस पे पड़ती है वो या तो एब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर वो ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर वो बाउंस बैक कर सकता है। तो इसी बाउंस बैक को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब लाइट कौन से वाले सरफेसेस में पड़ेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि बाउंस बैक होगा। बेसिकली कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जहाँ से लाइट थोड़ी सी भी बाउंस बैक नहीं होती है। जितनी सारी चीज़ें आपको दुनिया में दिख रही है उसमें से लाइट ज़रूर रिफ्लेक्ट होती है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आइज़ में पड़ता है तभी आपको वो चीज़ दिख रही होती है। लेकिन जो पॉलिश्ड सरफेस होती है, जो शाइनी सरफेस होती है, उन सरफेसेस में जब लाइट पड़ता है तब ये जो बाउंसिंग बैक वाला फिनोमेनन होता है ये मैक्सिमम होता है इन द सेंस कि लाइट जब ऐसे सरफेसेस में पड़ता है जो पॉलिश्ड है, जो शाइनी है, तब मैक्सिमम ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। मिनिमम जो है वो एब्जॉर्ब होती है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लाइट जो है वो बाउंस बैक होकर वापस चली जाती है। ठीक है, और ऐसे सरफेस जो पॉलिश्ड और शाइनी हैं और जो पीछे मरकरी का लेयर डाला होता है या फिर कोई और मेटल का लेयर डाला होता है जो उसको और शाइनी बनाता है और पॉलिश्ड बनाता है, ऐसे सरफेसेस को हम मिरर बोलते हैं। ये कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए। यूजुअली हम ऐसे सरफेसेस को मिरर बोलते हैं। वैसे तो मिरर जो है रियल लाइफ में आपको पता है क्या है। तो मिरर कैसा होता है? वो मैक्सिमम जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, वही हमारा क्या होता है? मिरर होता है। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर है। वैसे क्लियर होने वाली बात तो नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप रिसेंटली क्लास 8 में पढ़ चुके हो। तो ये सब जस्ट एक रिवीजन है। हम एक और चीज़ अभी रिवीजन करना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। वैसे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पे एक ग्लैंस डालते हैं, फिर 10th के कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि इंसानों ने लॉज दिया कि लाइट आप ऐसे रिफ्लेक्ट करना और लाइट उस चीज़ को फॉलो करता। नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो लॉज है जो लाइट ऑलरेडी रिफ्लेक्शन के टाइम पे फॉलो कर रहा होता है, एंड हम उन्हें ऑब्जर्व किए हैं कि हाँ, लाइट जब भी रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट इन्हीं लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोज थिंग्स आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर? देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो पहला लॉज क्या है? पहला लॉ क्या है? अच्छा ठीक है, चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखने से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें ये लॉ को समझना है। मान लो कि ये आपका स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देंगे? मिरर बोल देंगे। ठीक है, मिरर को आप यूजुअली एम डैश से सिंबलाइज कर सकते हैं। अब ये जो मिरर होता है, ध्यान से सुनना, आप जो मिरर यूज़ कर रहे होते हो, क्या आपको मिरर के दोनों साइड से अपना चेहरा दिखता है? नहीं दिखता है। आप मिरर के सामने खड़े होते हो तभी आपको अपना चेहरा दिख रहा होता है। ठीक है, तो ये मिरर का सामने वाला जो साइड होता है, ये वाली साइड, वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है ना। दूसरा वाला साइड में क्या होता है? दूसरे वाले साइड में सिल्वर या मरकरी का लेयर डाला होता है, एंड दैट लेयरिंग और दैट पॉलिशिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज डिज़ाइंस। ऐसे डिज़ाइन कर देना ताकि ये पता चले कि ये वाली जो साइड है ना जिसमें आपकी डिज़ाइन बनी हुई होती है, उस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, उस साइड में लेयरिंग की हुई है मरकरी का या तो सिल्वर का। ठीक है, और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही होती है? इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रही होती है। ये जो लाइट है, ये लाइट आपका मिरर पे पड़ रहा है, तो हम इसको इस वाले एरो से इंडिकेट करेंगे।
एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिफ्लेक्शन डायग्राम, रिफ्रैक्शन जो भी डायग्राम आप बना रहे हैं लाइट के चैप्टर में, एरो आपको मेंशन करना ही है। तो ये जो लाइट का रे है, एक रे हमने बनाया जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये वाली लाइट की रे आपके मिरर पे पड़ रही है। क्योंकि ये मिरर पे इंसिडेंट है, मिरर पे जा रही है, इसीलिए इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। Why incident ray of light? Because this light ray is incident to the mirror, right? और फिर यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मिरर के सरफेस को छुआ, और मिरर की सरफेस क्योंकि मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, इसीलिए ये रे ऑफ लाइट इट विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक। नाउ अभी ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से इस साइड जा रहा है, बाउंस बैक कर रहा है ना। बाउंसिंग बैक को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसीलिए इस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है इट इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, एंड दिस एरो विल इंडिकेट द रिफ्लेक्टेड रे। चलिए फटाफट से नाम दे देते हैं। ए, ठीक है, दिस इज ए, लेट इट बी ओ, एंड दिस इज बी। तो ए ओ इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, बी ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है, और इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें और ड्रॉ करनी है। ये सब क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, दिस ऑल आर रियल थिंग्स, वी नो कि ये है, बट ये ओरिजिनल, ये एक्चुअल, ये रियल थिंग्स के बाद भी एक हमारी इमेजिनरी थिंग है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। दिस ओ एन इज द नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन जो एक्चुअल में नहीं है, जस्ट हम सपोज कर रहे हैं कि हाँ एक नॉर्मल है। एंड इसका ये क्या करता है, ये मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। कौन से मिरर सरफेस के साथ? सबके साथ नहीं, जिस पॉइंट पे आपका लाइट इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मल वहाँ बनती है और वो उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। फाइन, एनी डाउट? डाउट नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। अब ध्यान से देखिए एक और चीज़, ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इजी है? कुछ डाउट है फिगर में? ध्यान से देखना। एम ओ एम डैश, इट इज़ द मिरर सरफेस, ठीक है। ए ओ इज़ द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट एट पॉइंट ओ टू द मिरर, ठीक है। एंड देन दिस ए ओ इज गेटिंग बाउंस्ड बैक और रिफ्लेक्टेड बैक एज ओ बी, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। द एंगल बिटवीन ए ओ इंसिडेंट रे and the normal is angle of incidence. The angle between normal and reflected ray is the angle of reflection. Fine, all clear, crystal clear. अब आते हैं लॉज पे। पहला लॉ बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा हमेशा इक्वल ही होगी, चाहे वो कैसे भी रिफ्लेक्शन कर रहा हो, कहीं से भी कैसे भी एंगल पे वो इंसिडेंट हो, कैसे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। जहाँ पर भी लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पर एट एनी कॉस्ट आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, एंड दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत इजी है, याद रखना भी इजी है, कोई ट्रिक्स का भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ भी बहुत सिंपल है। सेकेंड लॉ बोलता है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो अपना इमेजिनरी नॉर्मल है,
ये तीनों के तीनों हमेशा सेम प्लेन में होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ से आया, प्लेन ऑफ पेपर के थ्रू आया, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर चला गया, अबव द प्लेन ऑफ पेपर चला गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है तो इसी प्लेन ऑफ पेपर से ही रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। फाइन, एंड यू कैन कंसल्ट योर एनसीईआरटी रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़, यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो। बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, स्कूल के ऊपर डिपेंड मत होना, एंड डू द एक्टिविटीज़ ऑन योर ओन। टाइम निकाल के घर पे करो, यूज़ लेजर लाइट इफ पॉसिबल, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो एंगल सेकेंड लॉ क्या बता रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द इमेजिनरी नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ आया? एनी डाउट? ये चीज़ आपने ऑलरेडी 8 में पढ़ रखी थी, रिवीजन हो गया, क्लियर हो गया, फाइन। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर्स। क्या है मिरर? जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है वही है हमारा मिरर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक तरह का मिरर होता है जिस पे आप चेहरा देखते हो, ठीक है, जिस पे आप चेहरा देखते हो, और वो मिरर को हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। उस मिरर को हम प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन दिखता है, एकदम सीधा सा है, ना तो कहीं पे गड्ढा है ना कहीं पे टेढ़ा है, कुछ नहीं है, प्लेन है, तो दैट मिरर इज नोन एज प्लेन मिरर। एक तो हो गया अपना प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो सबको पता है, ठीक है। उस पे ना आप जैसे हो आप ठीक वैसे दिखोगे। अब देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं पे चले गए और अचानक से मिरर पे देख रहे हैं, अरे मैं तो बहुत मोटी लग रही हूँ, मोटी लग रही हूँ, है ना, मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, मुझे पता है, पर मैं मोटी लग रही हूँ। अब कुछ तो गड़बड़ है, मैंने मिरर घर पे प्लेन मिरर पे अपने आप को देखा तो मैं सही लग रही थी, अब यहाँ पे आके मैं मिरर पे देख रही हूँ तो मैं मोटी लग रही हूँ। दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर। अभी कहीं कहीं जाके आप खुद को ऐसे भी देखोगे कि आप पतले लग रहे हो एंड यू बिकम हैप्पी, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल यू। आप वो हो भी नहीं। कोई मिरर पे आप पतले लग रहे हो, कहीं कहीं पे आप मोटे लग रहे हो। दोज मिरर are actually not plane mirrors, they are spherical mirrors, they are spherical mirrors। अब कौन से स्फेरिकल मिरर्स पे मोटे लगते हैं, कौन से स्फेरिकल मिरर पे पतले लगते हैं, ये तो आप मुझे पढ़ के बताओगे बाद में वैसे। लेकिन ये जो स्फेरिकल मिरर है इसमें भी दो टाइप का हो गया, एक जिस पे आप मोटे लग रहे हो, एक जिस पे आप पतले लग रहे हो। कैसे लग रहे हो, क्यों लग रहे हो, ये हम पढ़ेंगे अपने आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कब एनलार्ज्ड दिखता है, कब डिमिनिश्ड दिखता है। ठीक है, अब जो स्फेरिकल मिरर है इसमें भी बेसिकली दो टाइप के मिरर होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक चीज़ आप याद रख लो तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, केव। ठीक है, केव मतलब क्या होता है? गुफा, गड्ढे जैसा एक फॉर्मेशन होगा, है ना। तो कॉनकेव में या स्फेरिकल मिरर में देखना, स्फेरिकल मिरर का शेप ऐसे होता है। ठीक है, अब ऐसे स्फेरिकल मिरर में या तो आपका रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली साइड होगी, ठीक है, या तो आपका रिफ्लेक्टिंग साइड ये साइड होगी। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड ये साइड हुआ, यानी कि ये केव वाली साइड हुई, गुफा वाली जैसी साइड हो गई अगर रिफ्लेक्टिंग साइड, तो इस मिरर को हम कॉनकेव बोलते। ठीक है, केव वाली जो साइड है अगर वो रिफ्लेक्शन कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अगर ये साइड से लाइट रिफ्लेक्शन हो रही है तो पॉलिश्ड कौन सा साइड होगा? तो पॉलिश्ड साइड होगा आपका पीछे वाली साइड। समझ गए? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? सेम शेप है पर अभी रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? इस वाले साइड से होगी लाइट। लाइट अगर बाहर से रिफ्लेक्शन हो रही है, पीछे वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो अंदर वाली साइड क्या होगी? पॉलिश्ड होगी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नहीं, राइट। और प्लेन मिरर, प्लेन मिरर तो आपको पता ही है, प्लेन, एक साइड पॉलिश, चाहे आप ये साइड पॉलिश कर दो चाहे ये साइड कर दो, ये साइड पॉलिश है तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्शन होगी। समझ गए? वैसे तो देखिए, अगर प्लेन मिरर की आप बात करते हो तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर का ही स्पेशल केस है। देखिए, स्फेरिकल मिरर, इस मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलते क्यों है, तो इसको समझिए अच्छे से।
ये जो स्फेरिकल मिरर्स है, ये सपोज ये एक स्फेरिकल मिरर है, मैंने इस साइड पॉलिश कर दिया। अब ये अगर इस साइड पॉलिश है तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ये जो मिरर है ये एक्चुअली एक ग्लास का स्फीयर से काटा गया है। स्फीयर नहीं बन पाया, वेरी सॉरी, पर मान लो कि एक स्फीयर है। तो ये जो मिरर है ये ग्लास के एक पीस से बनाया गया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्लास स्फीयर, ठीक है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। फाइन। अब स्फेरिकल मिरर के बाहर को पॉलिश कर दो तो हो गया कॉनकेव, अंदर को पॉलिश कर दो तो हो गया कॉन्वेक्स। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये जो प्लेन मिरर है ये स्फेरिकल मिरर का ही एक स्पेशल केस है। वो कैसे है? देखो, सपोज आपके पास बहुत बड़ा एक ग्लास का स्फीयर है, ठीक है। अब उसमें से आपने इतना सा पार्ट निकाल लिया। कौन सा पार्ट निकाल लिया? इतना सा पार्ट निकाल लिया। अब निकाल के जब आप इतने से पार्ट को बाहर रखोगे वो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट है। अब इसके एक साइड को आप पॉलिश कर दो, क्या बन गया? मिरर बन गया। अब स्ट्रेट भी है, पॉलिश्ड भी हो गया, मिरर भी है, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा? प्लेन मिरर बन जाएगा, ठीक है, प्लेन मिरर बन जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर आर एक्चुअली नॉट टू टाइप्स ऑफ मिरर। ये दो टाइप ऑफ मिरर एक्चुअल में नहीं है, पर हम इसको पढ़ते हैं दो टाइप ऑफ मिरर में, क्योंकि एक आपका दिखने में प्लेन लग रहा है, एक आपका दिखने में स्फीयर के पार्ट का जैसा लग रहा है, इसीलिए हम क्लासिफाई कर देते हैं, पर एक्चुअली इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अंडरस्टूड? ठीक है। अब सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन। पर इमेज फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मिरर्स के पार्ट्स को पहचानो। अगर आप मिरर के पार्ट्स को नहीं पहचानते हो, रूल्स नहीं जानते हो, तो आप इमेज नहीं फॉर्म कर पाओगे। फाइन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले उसके पार्ट्स को देखेंगे। अगेंस्ट स्फीयर तो नहीं बना मेरा, पर मान लो कि ये स्फीयर है और इस वाले पोर्शन से मैं अपना मिरर को कट कर रही हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन से मैं अपना मिरर को कट कर रही हूँ। तो ये जो मेरा मिरर है, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से मैं मिरर को कट कर रही हूँ, ये मिरर क्या है? इस स्फीयर का एक पार्ट है। अब इस वाले सर्कल में, इस वाले स्फीयर में एक सेंटर तो होगा, ठीक है, सेंटर उस सर्कल का, सेंटर उस स्फीयर का। इस सेंटर को हम सी से डिनोट कर सकते हैं। ये जो सेंटर है, जब ये मिरर को काट के आपने बाहर निकाल लिया, ये जो लेंथ है मिरर के बीच से इस सेंटर तक, अच्छा, जब ये पार्ट था, सपोज सेंटर से सरकमफरेंस के, सॉरी, सेंटर से बाउंड्री तक, आप इसको क्या बोलोगे? रेडियस बोलोगे, है ना, रेडियस बोलोगे। अब ये जो रेडियस है ये इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, एंड ये वाला पॉइंट इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये जिस कर्व का पार्ट है उस कर्व का सेंटर, ये जिस कर्व का पार्ट है उस कर्व का रेडियस। समझ में आया इतना? तो मान लो मैंने इस वाले मिरर को इसमें से काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है। अभी मैं इसको पॉलिश नहीं कर रही हूँ, पॉलिश करने के ऊपर डिपेंड होगा कि ये मेरा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। इस मिरर का नाम दे दो एम डैश, ठीक है। ये मिरर का सेंटर है और इस सेंटर से जो सी होगा, मतलब जिस वाले स्फीयर का ये पार्ट था उसका सेंटर, ठीक है, ये जो सी है इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यही सी जो होगा ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, इस वाले जो पॉइंट है ना, मिरर के बीचों बीच वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पोल, डिनोटेड बाय पी, ठीक है। पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा, ये अब हमारा क्या था? ये रेडियस था, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया?
अब तुम चाहे यहाँ पे पॉलिश करो, यहाँ पे पॉलिश करने से ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। या फिर चाहे तुम इस साइड पॉलिश करो, इस साइड पॉलिश करोगे तो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसका ये पार्ट था। ठीक है, समझ गए इतना, ओके फाइन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो दो चीज़ है ना, ये कंस्ट्रक्शन पे बेस करता है, मतलब आप कौन से स्फीयर से इसको काटे हो उस पे बेस करता है। अब एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। अच्छा, फोकस में बढ़ने से पहले थोड़ा बचपन का याद करो, ठीक है, बचपन की कुछ यादें ले आओ। अगर वो यादें नहीं हैं तुम्हारे दिमाग में तो जाओ और उन यादों को क्रिएट करो। क्या करना है, जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती है ना, या कुछ कुछ तो ज्योमेट्री के साथ भी आती है, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो ना, उसके साथ एक लेंस आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास आता है। अगर आप एक पेपर रख कर वो मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे एडजस्ट करो ताकि जो सन है ना, सन का पिक्चर शार्पली उस पेपर पे फॉर्म हो, है ना, तब क्या होगा, आप थोड़ी देर टाइम तक उसको रख के देखो, क्या होता है, पता ही है आप सबको क्या होता है, पेपर उस पोर्शन में जलना स्टार्ट होता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो क्या ऐसा क्या हो रहा है, सन तो पहले भी था वहाँ पर, अब भी वहीं पर है, हमने सन को तो पकड़ के नहीं लाया है पेपर को ऊपर, पर पेपर जलना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्या फिनोमेना हुआ जिसकी वजह से पेपर पे इतना हीट आ गया। क्या हुआ है कि बीच में ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास लाए हो आप, उसके वजह से सन के जितनी रेज उस पर पड़ रही है, उस सारे रेज को सन मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है, उस सारे रेज को लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहा है। एंड दिस phenomenon is known as converging of light। converging of light, कन्वर्ज करना मतलब लाइट रे को एक साथ एक पॉइंट पे ले आना। डाइवर्ज भी होता है इसका ऑपोजिट, वो क्या होता है, एक जगह से लाइट रे को दूर दूर तक फैला देना। ठीक है, तो इस पे वैसे हम आने वाले थे बाद में, खैर अभी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट रेज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो लाइट रेज कैन बी कन्वर्जिंग, लाइट रेज कैन बी डाइवर्जिंग, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइट रे, ठीक है, इसको ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब लाइट रे के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन होगा, दोज आर नोन एज पैरेलल लाइट रे, ठीक है। जब लाइट रे एक दूसरे से दूर भागेंगे, दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग लाइट रे, एंड दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग। जब सारे लाइट रे दूर दूर से आकर एक ही पॉइंट में मिलेगी, दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग लाइट रे। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसके साथ ये कहाँ से बीच में आ गया, देखते हैं कहाँ से आया। सपोज ये मेरा हो गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए मैं कहाँ पॉलिश करूँ, पॉलिश कहाँ करना है मुझे, बाहर के साइड पे पॉलिश करना है, ठीक है। पॉलिश कर दिया, कौन सा हो गया मेरा, रिफ्लेक्टिंग साइड, अंदर वाली साइड, केव वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन है ना, सीधा जो मैंने लाइन बना दिया, एक्सटेंड कर दिया कर्वेचर की साइड, पोल के उस साइड, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो एक और चीज़, पैरेलल लाइट रे हम कब यूज़ में लाते हैं। पैरेलल लाइट रे, सपोज कोई लाइट रे हम ले रहे हैं, कोई केस ले रहे हैं जहाँ पे जो हमारा मिरर में इंसिडेंट लाइट है ना, जो आएगी मिरर से टकराएगी, वो लाइट रे अगर बहुत दूर से आ रही होती है, इन्फिनिटी हम बोलते हैं। वैसे इन्फिनिटी मतलब ये मत सोचो कि दूर सूरज से आ रही है या कहीं और से, थोड़ी दूर से आ रही है, ठीक है, दूर से आ रही है। तो दूर से आ रही है तो उन लाइट रेज का नेचर हम पैरेलल लेते हैं, ठीक है। अब सपोज ये मेरा कॉन्केव मिरर है और इसमें से सपोज सन से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट कहाँ से आ रही है, दूर से आ रही है, तो हम लाइट रेज लेंगे कैसे, पैरेलल नेचर के लेंगे। ये जो दो लाइट रे है, ये दो लाइट रे के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, इसीलिए हम इसको पैरेलल लाइट रे बोलते हैं।
ठीक है। अब एक और चीज़ जो आप ध्यान रखोगे, जब भी आप रे डायग्राम्स बनाओगे, लाइट का इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स बनाओगे, 2 लाइट रे आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम क्या, आप 2 ही लाइट रे लो, ज़्यादा भी ले लोगे तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमने थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, क्या हम सुन क्या रहे थे, क्या इमेजिन कर रहे थे, या फिर क्या रिकॉल कर रहे थे, मैग्नीफाइंग ग्लास वाली कंसेप्ट, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास को रखा था तो सन का लाइट रे एक जगह जमा हो गया और उस जगह पे बर्निंग स्टार्ट हो गई। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, मैग्नीफाइंग लेंस होती है, उसका नेचर और कॉनकेव मिरर का नेचर सेम है। उसका मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका नेचर और कॉनकेव मिरर का नेचर क्या है, सेम है। तो ये क्या करते हैं, दूर वाली जो लाइट रे है ना, इसको एक पॉइंट पे ले आते हैं। अब ये मिरर पे जो पैरेलल लाइट रे पड़ा, दूर वाली लाइट रे पड़ी, ये कॉनकेव मिरर क्या करेगा, इसको बाउंस बैक करके एक ही पॉइंट पर ले आएगा। बाउंस बैक हुआ, यहाँ से आया, ये बाउंस बैक हुआ, यहाँ से आया, और ये कन्वर्ज हो गए एक ही पॉइंट पे। एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, समझ में आया प्रिंसिपल फोकस की बात। अब ये जो डिस्टेंस है ना पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये फोकल लेंथ का डबल होता है। ये फोकल लेंथ का डबल होता है दोनों केस में, कॉनकेव के केस में भी, कॉन्वेक्स के केस में भी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यही फोकस और यही प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ हम थोड़ा कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं। वैसे तो सेम ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना ज़रूरी है। ये हो गया मेरा स्फेरिकल मिरर। अभी तक मिरर बना नहीं है, मिरर बनाने के लिए क्या करूँ, पॉलिश करना पड़ेगा। अब पॉलिश कौन से साइड करूँ ताकि ये कॉन्वेक्स हो जाए, पॉलिश करूँगी मैं अंदर वाले साइड में, तभी क्या होगा, बाहर वाले साइड में रिफ्लेक्शन होगा और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ये क्या बन गया, ये लाइन को मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस बोला था। ये बन गया मेरा मिरर का सेंटर, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ये हो गया मेरा मिरर एम डैश। समझ में आया। अब ये जो मिरर है ये तो एक स्फीयर का पार्ट था, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ध्यान दो, लाइट रे आएगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, लाइट रे कहाँ से आएगी, लाइट रे यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये साइड तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट तो इस साइड से हो रही है। तो लाइट रे कहाँ से आनी है, इस बार इस साइड से आनी है। अगर डिस्टेंस सोर्स से लाइट रे आ रहा है, दूर से लाइट रे आ रहा है, तो लाइट रे का नेचर क्या होगा, पैरेलल नेचर होगा। पैरेलल नेचर होगा, लाइट रे क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। अब यहाँ पे जो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, ये था कॉनकेव मिरर वाला केस। कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज कर रहा था, इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा था, एक पॉइंट में ला के मिला रहा था, मीट करवा रहा था। पर कॉन्वेक्स ऐसा नहीं करता। ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा लाइट रेज को दूर भगाता है, डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये जो लाइट रे यहाँ से आई है अब इसको दूर भगाना है, बिल्कुल सही बात। ये जो लाइट रे यहाँ से पैरेलल लाइट रे आई है, आई, टकराई, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है,
कॉनकेव में क्या हो रहा था, इस साइड रिफ्लेक्ट हो रहा था, ये इस साइड रिफ्लेक्ट हो रहा था, पास आ जा रहे थे, मिल रहा था। यहाँ पे ये ऐसे भाग रही है और ये ऐसे भाग रही है, दूर हो गई ना दोनों लाइट रे एक दूसरे से, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेस, इसीलिए इस मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। चलो ये सब तो समझ में आ गया, पर प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? अब लाइट रे तो यहाँ पे मिल ही नहीं रही है। अगर लाइट रे यहाँ पे मिल नहीं रही है तो फिर इसका फोकस कहाँ होगा? हमने तो पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, एक प्रिंसिपल फोकस होता है। फोकस कहाँ होगा? अब इस केस में आपको क्या करना है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, आप इसको क्या करोगे, ट्रेस बैक करोगे। ठीक है, ये आप इमेजिन करोगे। अब ये लाइट रे को ट्रेस बैक किया तो यहाँ पे मिली, ये लाइट रे को ट्रेस बैक किया तो यहाँ पे मिली। अब ये जो लाइट रे है ये मिरर के पीछे, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे मीट हुई। ठीक है, ये पॉइंट है आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ। समझ में आया? तो इस केस में जो फोकस था हमारा वो रियल था, एक्चुअल था। क्यों एक्चुअल था, क्यों रियल था? क्योंकि लाइट रे तो रिफ्लेक्शन के बाद में एक्चुअल में यहाँ पे मिल रही थी, पर यहाँ पे क्या है, ये जो फोकस है ये हमारा रियल नहीं है, वर्चुअल फोकस है। क्या फोकस है? वर्चुअल फोकस है। क्यों वर्चुअल फोकस है? क्योंकि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में मिल ही नहीं रही है। कैसे मिलेगी? लाइट रे तो एक दूसरे से दूर भाग रही है। यहाँ पे लाइट रे को हम ट्रेस बैक करके, इमेजिन करके मिलवा रहे हैं, इसीलिए इस फोकस को हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस। समझ में आया? इस केस में भी सेम, आपका जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। सेम रिलेशन है, जैसा उसमें था वैसे ही इसमें है। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि ये क्लियर है आपको, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देख लेते हैं क्या क्या होता है वैसे मिरर पे। स्फेरिकल मिरर में हमारा होता है, एक तो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल आर। ठीक है, होता क्या है ये चीज़? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। और क्या क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ कोर्स ये पहले पढ़ाना चाहिए था वैसे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फाइन। फिर आता है हमारा पोल। पोल जो होता है, मिरर एपर्चर जो होता है ना, ये मिरर एपर्चर है, इसके ठीक सेंटर को हम पोल बोलते हैं और ये पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। फाइन। अब हमारे पास होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम कैसे डिनोट करते हैं? प्रिंसिपल फोकस को हम डिनोट करते हैं एफ से। अब प्रिंसिपल फोकस का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और टेंड टू मीट। मतलब प्रिंसिपल फोकस मिरर का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लाइट रे जब भी रिफ्लेक्ट बैक करती है या तो वहाँ पर एक्चुअली पे मिलती है या फिर मिलने की ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर मिल रही है। जैसे यहाँ पर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस, और द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन tend to be coming from a point or tend to meet at a point is known as principal focus. Where it is tending to meet, tending to coming from, that point is virtual. Where it is actually meeting after reflection, that point is real. Fine, समझ में आया? And principal focus और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है that is known as focal length. ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? ये जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ होगा तो उसको बस 2 से डिवाइड करो और अपना फोकल लेंथ निकाल लो।
ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, वरना मैं आपको प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी बता देती, पर आज रहने दो प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन। मैं कल ही वीडियो अपलोड करूँगी, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टर वैरेक्टर सब पढ़ेंगे उसका, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी नया वीडियो अपलोड हो। अभी से मैं कोशिश करूँगी कि ये नया वीडियो डेली बेसिस पे या फिर एटलीस्ट 2 डेज स्किप करके एक वीडियो आपको मिल जाए।